भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुशङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वकोऽपि चन्द्रा सर्वत्र वन्दते। ॐ मातरं भगवतीं देवीं श्री जगद्गुरुं पादपद्मे तयो स्थित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। बोलिए वेद माता गायत्री की जय। परम पूज्य गुरुदेव परमधनी माता जी की सूक्ष्म स्थिति में आज का यह प्रशिक्षण शुभारंभ करते हैं। बहनों एवं भाइयों, जैसा कि पूर्व प्रशिक्षकों के द्वारा आपको बाल संस्कार शाला में किस प्रकार की उसकी बाल संस्कार शाला की वर्तमान समय में आवश्यकता, उसके महत्व के बारे में प्रकाश डाला गया। साथ ही साथ बाल संस्कार शाला के तैयारी में क्या क्या प्रयास के रूप में हमारे द्वारा जो क्रम चलाया जाता है उसका भी आपने यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त किया। साथ ही साथ अभी निरंजना दीदी के द्वारा आपको बताया जा रहा था कि किस प्रकार एक आचार्य का व्यक्तित्व किस प्रकार से होना चाहिए और वह अपने आचार्य जो है अपने व्यक्तित्व को किस प्रकार प्रभावी बना सकता है। आचार्य की परिभाषा उनके द्वारा प्रतिपादित की। तो निश्चित ही इन बिंदुओं की सहायता से प्रशिक्षण प्राप्त करके हम बाल संस्कार शाला खोलने में समर्थ हो सकते हैं। अब जब बाल संस्कार शाला हम जब खोल लेते हैं या हमें कुछ परेशानियों का अनुभव होता है, तो आइए इसी परेशानी के अनुभव के बारे में हम यहाँ पर आज के दिन चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से बाल संस्कार शाला के सफल संचालन के लिए कौन कौन से सूत्र और निर्देश जो हैं आवश्यक हैं। वास्तव में बहनों, बाल संस्कार शाला तो हम खोल लेते हैं, लेकिन पूरे सत्रांत तक या पूरे जितना समय उसको चलना चाहिए 6 से 8 10 माह तक उसको हम संचालन करने में कहीं ना कहीं हमें कमियां रह जाती है। तो उन कमियों को ही यहाँ पर हम जानने का प्रयास करेंगे ताकि हम जो है बाल संस्कार शाला का पूरे समय अच्छे से संचालन कर सके। और मात्र संचालन ही नहीं, हम जिस उद्देश्य से परम पूज्य गुरुदेव ने जिस उद्देश्य से बाल संस्कार शाला का शुरुआत किया है उस उद्देश्य को पूरा कर सके और हर घर में रामकृष्ण जैसे बच्चों का निर्माण कर सके ताकि हमारा बाल संस्कार जो शाला का अभियान है वो सफल हो सके। आइए इसी बिंदु पर आज हम चर्चा करेंगे कि बाल संस्कार शाला के संचालन के लिए आवश्यक सूत्र और निर्देश क्या है। तो बहनों, सर्वप्रथम हम देखते हैं कि जब हम बाल संस्कार शाला खोल लेते हैं तो कई बार क्या होता है, 1-2 सप्ताह तो अच्छे से चल जाता है, लेकिन जैसे कोई पर्व विशेष आ गया, जैसे हम जून में खोल लेते हैं, जून जुलाई में उसका शुभारंभ कर लिए, तो कोई त्योहार वगैरह आ जाने के कारण बच्चे जो है उसकी उपस्थिति कम हो जाती है या बच्चे जो है अनुपस्थित रहने लग जाते हैं। तो बच्चे जब अनुपस्थित रहने लग जाते हैं तो हमारा कर्तव्य है, जैसे इस रविवार कोई बच्चा नहीं आया तो उसके घर जाकर हम उसके अनुपस्थिति का पता लगाएं कि वास्तव में बच्चा क्यों नहीं आ रहा है। हो सकता है वो उस बच्चे का बाल संस्कार शाला में ना आने के अनेकों कारण हो सकते हैं, वो बीमार भी हो सकता है, इस कारण भी ना आया हो। तो बीमार है तो कोई बात नहीं, वो अगले सप्ताह ठीक हो जाएगा तो आ जाएगा। लेकिन अगर इसके अतिरिक्त अन्य कोई कारण है कि उसको बाल संस्कार शाला रोचक नहीं लगती या कोई भी विषय उसको अच्छा नहीं लगता या उसके पालक जो है बाल संस्कार शाला में भेजने के लिए पहले तो उन्होंने सहमति पत्र दे दिए थे लेकिन अब नहीं भेजना चाहते, तो इन सब बातों को हमको वहां बच्चों के पास जाकर समझने की आवश्यकता होगी कि वास्तव में जो बच्चे पिछले सप्ताह हमारे बाल संस्कार शाला केंद्र में आए थे वे आज जो है क्यों नहीं आ रहे। तो हमको जो है अपने पूरे सत्र तक चलाने के लिए बाल संस्कार शाला को और अच्छे से चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जरूरी है कि बच्चे जो बीच बीच में अनुपस्थित होते हैं उसकी हमको जानकारी लेनी चाहिए कि उनकी अनुपस्थिति का कारण क्या हो सकता है। साथ ही साथ दूसरा कारण सफल संचालन का ये बताया गया है कि पालकों के बीच में पालकों के साथ हम घर घर जाकर उनसे संपर्क करें। जैसा कि हम जो है जब बच्चों का पंजीयन किए थे, बालक बालिकाओं का पंजीयन किए थे, उस समय भी हमको घर घर में जाकर ही पंजीयन करना है। ऐसा आप जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि हमको पंजीयन के लिए सिर्फ स्कूल में जाकर
या किसी आंगनबाड़ी या किसी केंद्र में जाकर नहीं करने, बल्कि उस घर में जाकर करने, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ बच्चों तक नहीं है, बच्चों के माध्यम से उसके परिवार तक भी है, यानी उसके माता पिता तक भी हमको अपना संपर्क स्थापित करना है। तो अगर हम पालकों के साथ संपर्क में नहीं रहेंगे, सिर्फ बच्चे तक ही सीमित है, हम बच्चों को 2 घंटा बाल संस्कार शाला केंद्र में हम पढ़ा दिए और उसके बाद हम समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी पूर्ण हो गई, तो ऐसा नहीं है बहनों। हमको पालकों से भी संपर्क में रहना है। जब तक हम पालक से संपर्क में नहीं रहेंगे, क्योंकि बच्चे तो छोटे हैं, कई बार क्या होता है बच्चे को वो माहौल नहीं मिल पाता। बाल संस्कार शाला केंद्र में तो सीख जाते हैं, मंत्रों को सीख जाते हैं, जो जीवन जीने की कला वगैरह उसको बताई जाती है, उसको वे अच्छे से सीख जाते हैं। लेकिन क्या होता है, वो वैसा माहौल अपने घर में नहीं प्राप्त कर पाते। अगर बच्चा जो है ऊषापान करना चाहता है, ऊषापान की शिक्षा हमने बच्चों को बाल संस्कार शाला केंद्र में दी है और वो चाहता भी है कि मैं ऊषापान करूं करके, लेकिन उसके घर के माता पिता, उसके पालक, उसके अभिभावक ये बात नहीं जानते और बच्चे को मना करते हैं। तो इसके लिए ये जरूरी है कि हम बच्चों के घर में जाकर, अर्थात पालकों के बीच जाकर उनसे संपर्क स्थापित करें और जो बातें हम बच्चों को बताए हैं उस बातों को पालकों को भी बताएं और उनसे पूछ परख भी कर सकते हैं कि आपका बच्चा आज बाल संस्कार शाला में आने के बाद आपने उसमें क्या परिवर्तन देखा। इस प्रकार से भी हम उसमें पूछ परख कर सकते हैं, ताकि हम जो है पालक से भी संपर्क में रह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है बहनों कि हम सिर्फ जो है बाल संस्कार शाला केंद्र में बच्चों तक ही सीमित नहीं है, उनके पालकों तक, उनके पालक तक भी हमको अपनी पहुंच बनानी है, ताकि घर घर हमारा जो ये संस्कार परंपरा है और जो नैतिक गुणों का विकास आज ह्रास हो रहा है उसको हम अच्छा बना सके, सुदृढ़ बना सके और एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके। इसलिए हमको पालकों से घर घर जाकर संपर्क करना है। तीसरा सफल संचालन के सूत्र ये है कि जो बच्चों को हम पढ़ाते हैं तो उसको गृह कार्य भी दिया जाए, होमवर्क भी दिया जाए, जैसे स्कूलों में दिया जाता है। और होमवर्क दे दिए, लेकिन अगर उसको हम चेक नहीं करेंगे, जांचेंगे भी नहीं, तो ये हमारी कमी हो सकती है। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि बाल संस्कार शाला केंद्र में हम जब बच्चों को होमवर्क देते हैं तो उस होमवर्क का भी हम चेक करें। तो इसके लिए बच्चों में क्या होगा कि वो जागृत रहेंगे कि हमारे आचार्य जी जो हमको पढ़ाते हैं उसको चेक भी करते हैं करके, तो वे निश्चित रूप से अपना गृह कार्य होमवर्क करके आएंगे और उनको ऐसे अच्छे होमवर्क दिए जाए ताकि बच्चों में जो है विकास हो। स्कूलों में तो सिर्फ स्कूलों की पढ़ाई कराई जाती है, लेकिन जब हम बाल संस्कार शाला में करते हैं तो उनको मंत्रों का लेखन दिया जाए, गायत्री मंत्र लेखन के लिए उसको प्रेरित किया जाए। तो इस प्रकार से हम बच्चों को होमवर्क, गृह कार्य देकर उनके बौद्धिक गुणों के साथ साथ उनके भावनात्मक गुणों और उनके शारीरिक गुणों का भी विकास हम कर सकते हैं अच्छे होमवर्क, गृह कार्य देकर। और आगे सफल संचालन के लिए बहनों हमको ये भी ध्यान रखना है कि बच्चों जो हर सप्ताह जो है बाल संस्कार शाला केंद्र में आ रहे हैं, तो कई बार क्या होता है बच्चे को देखते देखते क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, उबाऊ लगने लगते हैं। बच्चे तो छोटे, मतलब चौथी 8वीं के बच्चे हैं, तो उसमें बचपना तो रहता ही है, तो बच्चे कुछ नया करना चाहते, कुछ नया सीखना चाहते। तो लगता है कि आज मैं बाल संस्कार शाला जाऊँ, तो इसके लिए बहनों हमको ये चाहिए कि हम बाल संस्कार शाला में जो हमारे पाठ्यक्रम भी है उसमें की गतिविधियों का पाठ्यक्रम है, जिसमें हम विविध प्रकार के खेल वगैरह कराते हैं, क्राफ्ट वगैरह का है, कोई संगीत वगैरह का भी शिक्षण दे सकते हैं। तो उसी को प्रतियोगिता का रूप भी दे सकते हैं आप। बच्चों में प्रति सप्ताह जो है कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रतियोगिता कराते जाए, जो सभी बच्चों को अच्छे से आता हो। और आप उसमें गेम भी रख सकते हैं, गेम की भी प्रतियोगिता रखवा सकते हैं, आउटडोर गेम रखवा सकते हैं, इंडोर गेम रखवा सकते हैं, या क्राफ्ट वगैरह का कोई भी प्रतियोगिता रखा सकते हैं। और उस प्रकार से जब हम प्रति सप्ताह प्रतियोगिता आयोजित करेंगे तो बच्चों में एक ललक रहेगा, एक उत्साह रहेगा। और उसको बता भी दीजिए, जैसे आज का संडे है, 16 तारीख संडे पड़ने वाला है, तो 16 तारीख के बाल संस्कार शाला में हम बता सकते हैं कि बच्चों जब हम अगले सप्ताह मिलेंगे ना, तो आपके लिए हम जो मेढक दौड़ आयोजित किए हैं। तो कुछ बच्चे जैसे नहीं जानते रहेंगे तो उसको उत्सुकता रहेगी, जिज्ञासा रहेगी कि आचार्य जी ने बोला है कि अगले सप्ताह मेढक दौड़ कराया जाएगा, तो हम जरूर भाग लेंगे, जरूर सीख लेंगे। इस प्रकार से उसकी भावना आएगी, तो बच्चे क्या होंगे उसमें
आने की उसमें रुचि जागृत होगी। तो बहनों, हमको प्रति सप्ताह जो है कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रतियोगिताओं का संचालन भी करना है, और साथ ही साथ जो प्रतियोगिता में विजय भी हो जाते हैं, फर्स्ट सेकेंड आते हैं, प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त करते हैं, उनको पुरस्कार भी दिया जाए, ताकि वे अपनी प्रतिभा का अच्छे से अच्छा उपयोग कर सके, और सभी बच्चों को भी प्रोत्साहन के रूप में तालियां बजाई जाए। या अगर आप आर्थिक रूप से आपका जो मंडल है सक्षम है, तो उस प्रत्येक बच्चे को भी, जितने बच्चे प्रतिभागी हैं उसको भी आप पुरस्कार की व्यवस्था कर सकते हैं। पुरस्कार भले छोटा हो, लेकिन बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए पुरस्कार अवश्य देना चाहिए। उनके जीवन की उपयोगी वस्तुओं को भी हम दे सकते हैं, जो स्कूल वगैरह में काम आते हैं, पेन कॉपी वगैरह भी दे सकते हैं। लेकिन बच्चों को खुश करने के लिए कभी भी हम उसको चॉकलेट वगैरह का गिफ्ट जो है नहीं दे, क्योंकि हम इसकी शिक्षा देते हैं बाल संस्कार शाला में कि चॉकलेट खाने से बेटा दांत खराब हो जाते हैं। तो हमको उपहार भी इस प्रकार से देना चाहिए जो बच्चे के जीवन के लिए आवश्यक है, उसके शरीर के लिए भी है और उसके काम में भी है। ऐसी वस्तुओं को उसको पुरस्कार स्वरूप देना चाहिए। अब बहनों, आगे हम देखते हैं कि इस प्रकार से जब संचालन कर रहे हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त और क्या क्या चीज हो सकती है जो बाल संस्कार शाला के सफल संचालन के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो सिर्फ हम इतना कर रहे हैं, और अगर हम बच्चों की आध्यात्मिक डायरी नहीं भरवाते हैं, तो बच्चों की आध्यात्मिक, बालकों की आध्यात्मिक डायरी भरवाना भी बहुत आवश्यक है। ये आध्यात्मिक डायरी एक ऐसी चीज है, इसके माध्यम से हमको पता चलता है कि वास्तव में बच्चों में क्या क्या परिवर्तन हुआ। जो बच्चा बाल संस्कार शाला में जब प्रवेश लिया था, जब उसने आने की शुरुआत की थी, उस समय बच्चों में कितने अवगुण तो नहीं कहूंगी, क्या क्या चीज उसमें सम्मिलित थे, क्या क्या गुण थे, और कितने गुणों को वो बाल संस्कार शाला में आने के बाद और उन्नत कर सका, डेवलप कर सका। इस बातों को जानने के लिए, हमको भी जानने के लिए, आचार्यों को भी जानने के लिए, और साथ ही साथ पालकों को भी जानने के लिए ये आध्यात्मिक डायरी का भरना बहुत ही आवश्यक है। तो बहनों, मैं ये चाहूंगी कि आप सभी भी जब भी बाल संस्कार शाला आगामी सत्र में खोलेंगे, तो बच्चों को इस प्रकार की आध्यात्मिक डायरी अवश्य भराएंगे। और ये आध्यात्मिक डायरी बच्चे ही नहीं भरेंगे, है ना, बालक ही नहीं भरेंगे, हम आचार्य को भी भरनी चाहिए। बाल संस्कार शाला का संचालन, कहते हैं ना, एक तीर से दो निशाने जैसा होता है। ये युवा वर्ग के लिए बहुत ही अच्छा एक सुनहरा अवसर है, कह सकते हैं। अगर हमें कुछ बुराई है, हमें कुछ कमियां हैं, और हम उस कमियों को सुधारना चाहते हैं, तो इस बाल संस्कार शाला केंद्र के माध्यम से हम भी सुधर सकते हैं, हम भी अपनी बुराइयों को दूर कर सकते हैं। और जब हम दूर कर लेंगे, तभी हम बच्चों को इसके लिए उपदेश दे सकते हैं। जैसा कि हमारी निरंजना बहन ने बताया कि जब तक हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे, किसी भी चीज का उपदेश जब हम सामने वाले को देते हैं ना, वह उतना प्रभावशाली नहीं होता। तो इस बात का हम अवश्य ध्यान रखेंगे बहनों, और साथ ही साथ बच्चों को आध्यात्मिक डायरी अवश्य भराएंगे, और उसको बोलेंगे, है ना, कि ऐसा नहीं है बेटा कि आप अभी से शुरू सप्ताह से ही सब कार्य को हाँ आ जाए, आपका सही आ जाए, ऐसी बात नहीं है। आप धीरे धीरे प्रयास करते रहिए, किसी का देखा देखी करके अपनी आध्यात्मिक डायरी आपको नहीं भरना है। जो सही है, जो आप में परिवर्तन हुए हैं, उसी बातों को आप भरिए। इस प्रकार से आप बच्चों को निर्देश दे सकते हैं। ये तो हो गई आध्यात्मिक डायरी भरने की बात। आगे हम देखते हैं बहनों कि बच्चे में जो परिवर्तन हो रहा है वो हमको कैसे पता लगेगा। बच्चा तो हमारे तक है, उसका परिवर्तन हम जब बाल संस्कार शाला केंद्र में आते हैं तो हमारा अभिवादन करता है, अच्छे से बातचीत करता है, लेकिन क्या इस 2 घंटे के अतिरिक्त वो अपनी घर में जब जाता है तो उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन आया कि नहीं, या स्कूल में वो जाता है तो उसके व्यवहार में कोई किसी भी प्रकार का अच्छा परिवर्तन आया कि नहीं। इस बात को जानने के लिए हमको उन बालकों के, जो बालक बाल संस्कार शाला केंद्र में आते हैं, उन बालकों के पालक से भी, माता पिता से भी हमको एक गोष्ठी लेनी होगी, जो हमको प्रत्येक 1.5-2 महीने में लेना बहुत ही जरूरी है। जब हम इस प्रकार से करते हैं तो पालक भी हमारे से संपर्क में रहते हैं। अगर पालक पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, वो जानते हैं बाल संस्कार शाला केंद्र के बारे में, और बच्चों में किस यहाँ जाने से कौन कौन से गुण विकसित होंगे इसके बारे में जानते हैं, तो आप उसको पालक मीटिंग है करके, पालक गोष्ठी है करके आप उसको आमंत्रित कर सकते हैं। अगर बच्चों के पालक कम पढ़े लिखे हैं, तो आप उनको कि आज हम अपने मंदिर में या अमुक स्थान में, या हमारे घर में ही जहाँ पर आप बाल संस्कार शाला चलाते हैं, उसमें
आप दीप यज्ञ का कार्यक्रम रखे हैं करके उसको आमंत्रित कर सकते हैं। और इस दीप यज्ञ का क्रम छोटा से करने के बाद उस पालक की आप गोष्ठी ले लीजिए, आप उनसे पूछ परख कर सकते हैं। आप ये सब चीजों के बारे में बता सकते हैं जो आप बच्चों में जिस गुण को विकसित करना चाहते हैं, और जो जो बातें आप बच्चों को बताते हैं उसी का शॉर्टकट तरीके से आप उस माता पिता को भी बताइए कि हमने इस प्रकार से प्रयोग किया है, क्या आपका बच्चा इन चीजों का घर में अभ्यास करता है, क्या वो माता पिता आपको प्रणाम करता है, या क्या उषा पान करता है, धरती माता को प्रणाम करता है, इस प्रकार से, या संध्या वंदन शाम के समय पूजा अर्चन कार्य में भाग लेता है, सूर्य अर्घ्य दान करता है। यानी छोटी छोटी बातों को आप पालक से पूछ सकते हैं। और जब इस प्रकार से करेंगे ना, तभी हमको जानकारी प्राप्त होगी कि वास्तव में बच्चों में आध्यात्मिक परिवर्तन हुआ है, उसकी बुद्धि का विकास हो रहा है और वो सकारात्मक दिशा की ओर जो है कार्य कर रहा है। साथ ही साथ बहनों, बाल संस्कार शाला के सफल संचालन के लिए पर्यवेक्षक, जो बाल संस्कार शाला के आचार्य होते हैं, उनका कार्य जो है किस प्रकार से चल रहा है, उसको किसी भी प्रकार, अगर बाल संस्कार शाला का संचालन करने वाला अभी अभी शुरू किया है, इसी साल शुरू किया है, तो उसको कुछ परेशानी आ सकती है। तो इसके लिए एक पर्यवेक्षक की भी आवश्यकता होती है। पर्यवेक्षक का एक टीम बना सकते हैं। और ऐसा नहीं कि वो बाहर से होगा, वो अपने स्थानीय मंदिरों के जो सक्रिय कार्यकर्ता या वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो भी हो सकते हैं, जो पूर्व में बाल संस्कार शाला चलाते हैं। उनसे आप सहयोग ले सकते हैं कि हम बाल संस्कार शाला चला रहे हैं, तो हमको हमें चलाने में कुछ कमियां हो रही है, या हम ठीक से नहीं चला पा रहे हैं, तो हम आप जो है हमारे बाल संस्कार शाला के केंद्र में आइए और उसका निगरानी कर सकते हैं, देख रेख कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक पर्यवेक्षक की भी आवश्यकता होती है, जो बाल संस्कार शाला केंद्र को देख सके और उसके सफल संचालन में आचार्य तो करते ही हैं संचालन, लेकिन अगर किसी भी प्रकार से उसको आर्थिक आवश्यकता पड़ती है, या जहाँ पर वो बाल संस्कार शाला चला रहा है तो जगह वगैरह की अगर परेशानी होती है, तो अगर कोई युवती है अब 12वीं पास करके निकली है तो वो ज्यादा कुछ ऐसा नहीं कर पाएगी, तो उसके लिए जो स्थानीय परिजन होते हैं, वरिष्ठ जन होते हैं, जिनको ज्यादा ज्ञान है, वो उनकी सहायता अवश्य करें, ताकि हमारा बाल संस्कार शाला जो है सफलतापूर्वक संचालित हो सके। कई बार होता भी है ऐसे कि सार्वजनिक स्थल में अगर हम बाल संस्कार शाला खोल लिए और कोई बच्चे ही पढ़ाने जा रहे हैं, ज्यादा उम्र के नहीं है, और वो बाल संस्कार शाला का प्रशिक्षण लेकर कन्या कौशल युवा शिविर में आ गए और उसको किसी सक्रिय कार्यकर्ता या वरिष्ठ कार्यकर्ता का सहयोग नहीं मिला, तो क्या होता है, 1-2 सप्ताह चलाता है क्योंकि उसका लगन रहता है, वहां संकल्प लेके आया रहता है तो चलाता है। लेकिन अगर हम उससे संपर्क करके नहीं रखेंगे, उस बच्चों से, उस बालक बालिका से जिन्होंने युवा शिविर या कन्या कौशल शिविर में संपर्क करके संकल्प लेके आए हैं, तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे उसमें शिथिलता आ जाती है कि हमको तो कोई नहीं देख रहा है, जैसे चल जाएगा काम, वैसे पढ़ा वढ़ा के आ जाते हैं। तो इस प्रकार से शिथिलता की भावना भी देखी गई है। तो इसके लिए पर्यवेक्षक की भी आवश्यकता है, ताकि उसका कार्य जो है पूरा चुस्त दुरुस्त तरीके से साल भर चल सके। तो ये हो गया बहनों पर्यवेक्षक की बात। तो पर्यवेक्षक अगर अच्छे से मॉनिटरिंग करता है, निगरानी करता है, और अगर कोई त्रुटियां होती हैं तो उसको बच्चों के सामने नहीं, आपस में चर्चा करके उसको अलग स्थान पर ले जाके समझा सकते हैं कि इस प्रकार से है, आप ऐसा करेंगे तो और अच्छा से आप संचालन कर सकते हैं करके। और साथ ही साथ वो पर्यवेक्षक जो है, या जैसे एक गांव में 2-3 जगह बाल संस्कार शाला के केंद्र हैं, तो उस केंद्रों बाल संस्कार शाला के 2-3 केंद्रों के आचार्य जो हैं, एक साथ मिलकर अपनी गोष्ठी भी आयोजित कर सकते हैं, आचार्य गोष्ठी, जिसमें या इकाई स्तर पर भी कर सकते हैं। अगर एक गांव में एक बाल संस्कार शाला ही है, तो एक इकाई का अपना एक ग्रुप बना लिए, मंडल बना लिए, बाल संस्कार शाला के आचार्यों का मंडल बना लिए इकाई स्तर पे। इससे क्या होगा कि नए नए किसी भी संगठन में जब हम कार्य करते हैं ना, तो नई नई जानकारी हमको मिलती है, नए नए सोच, क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग विचार, सोच और कार्य करने का ढंग अलग अलग होता है। तो वे अपने क्षेत्र में किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, कार्य तो लक्ष्य तो एक ही है, लेकिन उसका करने का ढंग अलग अलग हो सकता है। कोई अच्छी सरलता से करता है, कोई ऐसी कर लेता है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं। इसके लिए आचार्य गोष्ठी का आयोजन आप अवश्य कीजिए। अपने आसपास के आचार्य को बुलाकर 2 माह में अपने सुविधा के अनुसार आचार्य गोष्ठी का आयोजन जो है आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब हम आचार्य गोष्ठी का आयोजन करेंगे,
तो शिक्षकों में भी ऐसे होता है, प्रशिक्षण वगैरह का कार्यक्रम लगता है। आप में भी से अधिकांश जो है शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, तो पढ़ाना तो सब जानते हैं, जो क्योंकि पढ़े हैं उस चीज को और पढ़ाना जानते हैं, सबके पास अपना पाठ्य सामग्री उपलब्ध होता है। लेकिन प्रशिक्षण क्यों आयोजित होते हैं? क्योंकि प्रशिक्षण आयोजित करने का उद्देश्य यही होता है कि हम जो एक आइडियल तरीका, एक सही मापदंड के तौर पर बच्चों को पढ़ा सके। तो इन सब की जानकारी के लिए हम आचार्य गोष्ठी, आचार्यों की एक कार्यशाला बीच समय पर अवश्य आयोजित करें। मतलब दो माह हो गया उसको चलाते हुए बाल संस्कार शाला, तो 2 माह के उपरांत जो है इकाई प्रमुख या ब्लॉक प्रमुख या जिला प्रमुख के माध्यम से आप जो है बाल संस्कार शाला के आचार्यों की एक गोष्ठी जो है अवश्य आयोजित कराइए, ताकि अगर इन 2 माह में उसको संचालन के लिए अगर शुरू में संचालन कर रहे हैं तो उसको किसी भी प्रकार से परेशानी आई हो तो उस परेशानियों को वे अपने वरिष्ठ जनों को अवगत करा सके, ताकि उनकी समस्याओं का निराकरण किया जा सके और आगामी समय में सफलतम रूप से हमारी जो बाल संस्कार शाला है वो चल सके। तो ये बहनों, ये तो संचालन का क्रम हो गया। इसके अतिरिक्त अगर हम बच्चों को घुमाने ले जाते हैं शैक्षणिक भ्रमण में, जैसे स्कूलों वगैरह में होता है, वैसे हम बाल संस्कार शाला में भी कर सकते हैं। सफल संचालन के ये भी सूत्र है कि हम बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण में ले जाएं, और भ्रमण का स्थान जो है सुरक्षित स्थान होना चाहिए। वो मंदिर वगैरह भी हो सकते हैं, और विज्ञान से संबंधित ऊर्जा पार्क वगैरह भी हो सकते हैं। अपने पुरातत्व विभाग वाले संग्रहालय ये भी स्थान हो सकते हैं। उससे बच्चों की जानकारी बढ़े, बुद्धि बढ़े, और वे अधिक से अधिक जो है अपने संस्कृति के साथ भी जुड़ सके, पुरातत्व इतिहास के साथ भी जुड़ सके। ऐसा शैक्षणिक भ्रमण का भी आयोजन जो है आप साल भर में एक बार कर सकते हैं। इससे भी बच्चों की उपस्थिति बढ़ती है। इससे भी बच्चे ना प्रसन्न रहते हैं कि हमारे बाल संस्कार शाला में इस प्रकार की गतिविधियां कराई जाती है। जैसे स्कूल में साल भर में एक बार घुमाने के लिए ले जाते हैं, वैसे बाल संस्कार शाला में भी ले जाते हैं। तो इससे बच्चे जो हैं खींचे रहते हैं, बंधे रहते हैं। कहने का मतलब है बाल संस्कार शाला में बच्चों को बांधने का तरीका ये भी है कि बच्चों को साल भर तक हम किस प्रकार से बांध सके, उनको आश्वासन देके रखेंगे कि सब बच्चे अच्छी एक्टिविटी करेंगे, सब अच्छे तरीके से कार्य करेंगे, और जितने भी मंत्रोच्चारण है, जितनी भी हम जीवन जीने की कला, स्वस्थ रहने की कला आपको बताते जाएंगे, आप उसको जीवन में उतारते जाएंगे। और आप तो उतारेंगे ही, साथ ही साथ आप अपने घर परिवार पर भी इसको अमल करने की कोशिश करेंगे। तो हम आप लोगों को अमुक जगह घुमाने के लिए ले जाएंगे करके ऐसा भी आप बच्चों को जो है मोटिवेशन कर सकते हैं। तो बच्चे उस अच्छे जगह घूमने के लिए, शैक्षणिक भ्रमण में जाने के लिए ललायित रहते हैं। तो ये आपका कहना अवश्य मानेंगे और अच्छे से अच्छा जो है अपनी प्रतिभा को, अपना कार्य क्षमता को बढ़ाने का भी प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ जब बाल संस्कार शाला का समापन होता है तो आप एक वार्षिक स्नेह सम्मेलन का भी आयोजन कीजिए, जिसमें उस बच्चों के, बालकों के माता पिता को अवश्य बुलाइए, और साल भर में जो गतिविधि किए हैं उसका इनाम आप तत्काल भी दे सकते हैं, या फिर कुछ विशेष गतिविधि कराए हैं, बड़े गेम करवाए हैं, या जो बच्चा जो है लगातार जिसकी उपस्थिति हर सप्ताह रही है, ऐसे बच्चों को पुरस्कृत भी उस दिन आप कर सकते हैं। एक अच्छा सा दीप यज्ञ कर दीजिए, जिसमें गांव वालों को भी आमंत्रित कर दीजिए, और जो है बाल संस्कार शाला में पढ़ते हो तो बच्चे आएंगे ही, और उसके माता पिता को आमंत्रित कर दीजिए। उसी दिन भी कोई थाल सज्जा वगैरह या दीपक में, थाली में दीपक वगैरह जला के लाते हैं, सजा के लाते हैं, ऐसा आयोजन करके और उसी को भी उस दिन पुरस्कृत करके हम बाल संस्कार शाला का वार्षिक स्नेह सम्मेलन भी आयोजित कर सकते हैं। आप सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रख सकते हैं। बच्चे जो है नृत्य में इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि रखते हैं, तो आप प्रज्ञा गीत या देशभक्ति गीत या छत्तीसगढ़ मातारी उसकी महिमा के ऊपर गीत, ऐसे गीतों पर आप जो है नृत्य का आयोजन कर सकते हैं। इससे बच्चों में अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में, बच्चे तो ऐसे स्कूल वगैरह में किसी भी गाने में भी डांस कर देते हैं, लेकिन बच्चों को इसके बारे में, उसके महत्व को समझाइए कि हम जो है नृत्य करते हैं, डांस करते हैं, वो इस प्रकार से होना चाहिए। बाल संस्कार शाला में इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। तो आप प्रज्ञा गीत या देशभक्ति गीत पर बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है आयोजित कर सकते हैं। साथ ही साथ बाल संस्कार शाला के सफल संचालन के एक और भी महत्वपूर्ण बात है कि बच्चे का जो जन्म दिवस है, एक सप्ताह में जैसे हमारे जितने भी दर्जे बच्चे हैं
उन बच्चों का जन्म तारीख तो हम अपने डायरी में लिखते ही हैं, उसमें उपस्थिति पत्रक में उसका। तो जब पंजीयन किए थे उपस्थिति पत्रक में उसको लिखे थे, तब उसके जन्म जिस माह में आता है, जिस सप्ताह में आता है, तो उस सप्ताह में आने वाले बच्चों का जन्म दिवस आप 10 मिनट में बाल संस्कार शाला में आप प्रति रविवार जो है 10 मिनट उसको आयोजित कर सकते हैं। अगर प्रति सप्ताह करने में आपको परेशानी हो रही है कि 2 घंटा में हम करते तो कुछ छूट जाता है, तो आप उसको 15 दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन आप जन्म दिवस का आयोजन जो है अवश्य करिए, क्योंकि बच्चे अपना जन्म दिवस मनाना चाहते हैं। अब अन्य बच्चों के बीच में, अब घर में तो मनाते ही हैं अपना जन्म दिवस, और घर में अन्य बच्चों को बुलाकर मनाते हैं, लेकिन सब बच्चे जब एक साथ रहेंगे, उसको बुलाने की भी आवश्यकता नहीं है, और एक साथ सभी बच्चों के बीच में जब उस जिस बच्चे का जन्म दिवस होता है उसका मनाया जाता है ना, तो बच्चा जो है बड़ा प्रसन्न हो जाता है, बड़ा खुश हो जाता है। भले ही आप उसको उपहार में छोटी वस्तु देंगे, कोई संकल्प कराएंगे, और भारतीय संस्कृति के अनुसार किस प्रकार से जन्म दिवस मनाते हैं उसको जब आप अवगत कराएंगे, तो बच्चा जो है बड़ा ही भाव विभोर हो जाता है। जन्म दिवस का गीत भी उसके लिए गाइए, बच्चे इस गीत को सुनकर जो है बहुत ही खुश हो जाते हैं। इस प्रकार से हम जो है सप्ताह में पढ़ने वाले बच्चों का जन्म दिवस अवश्य ही मनाएं। साथ ही साथ साल भर में जितने भी पर्व त्योहार आते हैं, इन पर्व त्योहार महापुरुषों की जयंती, जन्मोत्सव को हम कैलेंडर देखकर मनाते चले, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। ये बच्चों में उन महापुरुषों के बारे में जानकारी रख सके, और जो हमारे पर्व त्योहार हैं किन किन कारणों के कारण मनाए जाते हैं। कई बार क्या होता है, देख के मना रहे हैं, भी मना रहे हैं, वो दीपावली क्यों मनाया जाता है, होली क्यों मनाया जाता है, रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, अभी आने वाला है अक्षय तृतीया का पर्व जो है, त्योहार जो है अग्निपुत्री जिसको बोलते हैं, अक्षय तृतीया, इसका भी एक अपना बड़ा महत्व है। तो आप जो है पर्व त्योहार के बारे में पूर्व से जानकारी प्राप्त करके जाइए, और बच्चों के सामने जब आप बताएंगे, और बच्चों को ये भी बोले कि आज हम आपके सामने में इस पर्व के बारे में बता रहे हैं, तो इस पर्व की जानकारी आप अपने माता पिता को भी देना, या स्कूल में अपने सहपाठियों को भी देना। तो वो बच्चा जब अपने सीखा रहता है, और सीख के बाद जब वो सामने वाले को बताता है, तो वो बड़े गर्व के साथ बताता है कि मैं जान गया, इस पर्व के बारे में मैं जानता हूँ, और उसको बताने की इच्छा जागृत होती है। तो बहनों, आप भी पर्व त्योहार के बारे में जितने भी पढ़ते हैं, पर्व त्योहार हमारे जयंती, इन सब के बारे में बच्चों को अवश्य ही उसको बताते जाए, अवगत कराते जाए। साथ ही साथ दो माह में आप पालक गोष्ठी भी आयोजित करते जाए। बाल संस्कार शाला की पुस्तिका में पालक गोष्ठी के बारे में पूरा मार्गदर्शिका हमको दिया भी गया है। शैक्षणिक भ्रमण में ले जाए, अनुपस्थिति की समस्या जो इससे कम होती है। बच्चों में भाषण, चित्रकला, निबंध लेखन, कविता बनाना, और अन्य प्राणायाम, योग अभ्यास और खेल की विविध गतिविधियों का आप जो है आयोजन कर सकते हैं। कोई भी खेल का आयोजन कर सकते हैं, भाषण कविता का आयोजन कर सकते हैं, मंत्रोच्चार, जिसका मंत्रोच्चार अच्छा है तो उसकी भी प्रतियोगिता आयोजित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम बच्चों को साल भर अच्छे से आ सके, और हमारा बाल संस्कार शाला का संचालन अच्छे से हो सके, इसके लिए इन सूत्रों का हमको अवश्य ही पालन करना चाहिए। साथ ही साथ बच्चों का अंतिम में उसका जैसे वार्षिक परीक्षा होती है, वैसा ही वार्षिक मूल्यांकन, वार्षिक आकलन भी हमको करने की आवश्यकता होती है। हम मूल्यांकन उसके बौद्धिक गुणों के आधार पर नहीं करेंगे, बल्कि बच्चों में जो भावनात्मक और उसका चारित्रिक विकास हुआ है, इसके आधार पर बच्चों का आकलन होगा। बच्चे अगर पढ़ने में कमजोर हैं तो उसका जवाब अगर लिख नहीं पाते, लेकिन वो भावनात्मक रूप से या उसके व्यवहार में वो झलक रहा है, तो मानिए हमारा बाल संस्कार शाला चलाना जो है सफल हो गया। क्योंकि अगर कोई पढ़ लिख कर अच्छा बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर बन गया, लेकिन उसमें चारित्रिक विकास नहीं हुआ, उसका भावनात्मक विकास नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो पतन के रास्ते पे जा सकता है, गलत रास्ते पे जा सकता है। और हमारा उद्देश्य ही है बच्चों को सही रास्ते मिले जाना, सकारात्मक रास्ते मिले जाना, और कभी भी वो निराशा से न घबराए, परेशानियों से न घबराए, और सही और गलत का चयन कर सके। तो ये सब बातें हमको ध्यान रखनी है बहनों। और आगे बस इतना कहूंगी कि रामकृष्ण गौतम गांधी अब भी आने को तत्पर हैं, दे सके यदि संस्कार, वे बाल रूप में घर घर हैं, वे बाल रूप में घर घर हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति शांति।